नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में सम्मिलित है और यह एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो इस चैप्टर में आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। यह एक भौतिक विज्ञान का पार्ट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान क्या होता है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो भौतिक विज्ञान एक ऊर्जा का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान एक ऊर्जा का विज्ञान है और इस ऊर्जा के विज्ञान के अंतर्गत हम बहुत सारी ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसी क्रम में जैसे आपका प्रकाश, विद्युत, ताप, ऊष्मा और ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनका हम फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसी क्रम में आता है आपका प्रकाश। तो आइए देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश क्या है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सामर्थ्य प्रदान करता है, या हमें वस्तुओं को देखने में प्रकाश हमारी मदद करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है जो हमें वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि बहुविकल्पीय के रूप में कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश आपकी एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। और इसके बाद देखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल पानी में। तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और यही चाल प्रकाश की जो निर्वात में चाल है, यही चाल प्रकाश की अधिकतम चाल होती है। प्रकाश की अधिकतम चाल जो होती है वह निर्वात में होती है, और जो पानी में प्रकाश की चाल होती है वह 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम क्यों होती है। यहाँ पर हम 2 मीडियम लेंगे। ये आपका निर्वात है और यह दूसरा मीडियम है जो कि जल है, यानी पानी है। तो यहाँ पर यह समझना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम क्यों होती है। यह इसलिए होती है क्योंकि जो निर्वात में कणों की सघनता होगी वह कम होगी, मतलब नगण्य के बराबर होगी कणों की सघनता। कणों की सघनता
और जो पानी में कणों की सघनता होगी वह कुछ निर्वात की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होगी। इसीलिए प्रकाश की पानी में चाल घट जाती है और निर्वात में चाल अधिकतम होती है। यही कारण है कि कणों की सघनता निर्वात में बहुत कम होती है या नगण्य के बराबर होती है, इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा यह क्लियर हो गया होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम क्यों होती है। अब देखेंगे कि प्रकाश कैसी गति करता है। तो प्रकाशिकी के अनुसार, प्रकाशिकी विज्ञान के अनुसार प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है वह सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गति करता है, अब आपको यह कैसे सिद्ध होगा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हम यहाँ पर दो छोटे छोटे पाइप लेंगे। एक पाइप होगा बिल्कुल सीधा और दूसरा जो पाइप होगा वह थोड़ा टेढ़ा होगा। अब हम इन दोनों पाइपों में, यह आपका पाइप फर्स्ट है और यह पाइप सेकंड है, तो यहाँ पर हम एक टार्च के द्वारा इस पहले पाइप पर प्रकाश को डालेंगे और देखेंगे कि इस टार्च के द्वारा जो किरणें निकलेंगी वह सीधे इस पाइप के आर पार निकल जाएंगी। और जब हम इस टार्च के द्वारा प्रकाश को इस टेढ़े वाले पाइप में डालेंगे तो प्रकाश की जो किरणें होंगी वह इस पाइप के किसी न किसी पृष्ठ से जाकर टकरा जाएंगी और आर पार नहीं निकल पाएंगी। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद आपको एक और छोटी सी चीज़ बताएं तो आप देखते होंगे अपने दैनिक क्रियाओं में कि यदि आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो प्रकाश है वह अनुपस्थित होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और जैसे ही उस कमरे में हम लाइट ऑन करते हैं या कोई प्रकाश स्रोत वहाँ पर डालते हैं वैसे ही हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम प्रकाश को अंधेरे कमरे में डालते हैं या वहाँ पर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं उस कमरे में जो भी वस्तु उपस्थित होती है उस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद परावर्तित होकर हमारी आँखों में आती हैं और हमारी आँखें उस प्रकाश को ग्रहण करती हैं। तो इसी कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो यह एक क्रियाकलाप था जो आपकी बुक में है और आपको यह समझना था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वस्तुएं हमें क्यों दिखती हैं। तो यह प्रकाश की एक घटना है कि वस्तु से प्रकाश परावर्तित होता है। परावर्तित होने के पश्चात उस परावर्तित प्रकाश को हमारी आँखें ग्रहण करती हैं और इसी कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इस अध्याय का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाशिक माध्यम से आती है
और वह किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए चित्र के द्वारा इस घटना को हम समझते हैं। ये किरण किसी प्रकाशिक स्रोत से आई और इस चिकने परावर्तक सतह से टकराई। टकराने के पश्चात यह किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस चली गई और इस घटना के दौरान ये जो पहली किरण आई थी और इस परावर्तक सतह से टकराई थी, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और यह आपतित किरण इस चिकने परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है और पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के मध्य में एक सीधी रेखा 90 डिग्री पर बनती है, तो इस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। दोनों किरणों के बीच में आपका एक अभिलंब बनता है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं और आई से प्रदर्शित करते हैं। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और आर से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात ये है इस परावर्तन की घटना में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं और ओ से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका एक्सिस XY कोई एक्सिस है जो सतह का अक्ष है। तो इतनी चीज़ें आपको इस परावर्तन की घटना में क्लियर हो गई होंगी। और यह सब जो होता है परावर्तन की घटना, यह एक ही माध्यम में, यह सब एक ही माध्यम में होता है। अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतन कोण जो होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। चित्र में एक बार फिर देखेंगे, ये आपका आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण है। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण I इज इक्वल टू परावर्तन कोण R। ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। चित्र में एक बार फिर दिखाएं तो ये आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। यह तीनों परावर्तक सतह के एक ही तल पर होते हैं। ये आपका परावर्तन का दूसरा नियम है। और परावर्तन के जो नियम हैं वह सभी गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर समान रूप से लागू होते हैं। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं।
ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, या तो अंदर की ओर वक्रित होगा या तो बाहर की ओर वक्रित होगा। जो गोलीय दर्पण होंगे उनका जो पृष्ठ होगा वह किसी न किसी तरफ वह वक्रित होगा। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो आप देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की तरफ इनका परावर्तक तल जो है वो दबा हुआ या वक्रित होता है। कुछ दर्पण ऐसे भी होते हैं जिनका परावर्तक तल अंदर या बाहर की तरफ वक्रित ना होकर कुछ समतल या परवलयाकार रूप में हो सकता है। इनका उपयोग दूरदर्शी आदि प्रकाशीय उपकरणों में किया जाता है। इनके उपयोग से गोलीय दर्पणों में पाई जाने वाली एक समस्या होती है, उसे हम गोलीय विघटन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में गोलीय विघटन क्या है यह पूछ सकता है। तो आपको ये लिखना है कि इनके उपयोग में यानी गोलीय दर्पणों के उपयोग में पाई जाने वाली जो त्रुटि है या समस्या है उसे हम गोलीय विघटन के नाम से जानते हैं। अब चित्र में देखेंगे अवतल दर्पण की संरचना कैसे होती है। ये आपका चित्र में एक अवतल दर्पण प्रदर्शित है। इसके एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप ध्यान से बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। ये पार्ट जो वक्रित भाग है ये इस अवतल दर्पण का सामने का भाग है और यही इसका परावर्तक पृष्ठ होता है और ये इसका पिछला भाग है और इसी पिछले भाग पर इस अवतल दर्पण के पिछले भाग पर पॉलिश की हुई होती है। एक चीज यहाँ पर आपको हम बता दें कि अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें वो हमेशा जो दर्पण होते हैं उनमें बाईं ओर से आपतित की जाती है। गोलीय दर्पणों में प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं या आपतित की जाती हैं। इसके पश्चात देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं और इनका जो परावर्तक तल है वह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। चित्र में देखेंगे ये आपका उत्तल दर्पण चित्र में प्रदर्शित है और इस उत्तल दर्पण में यह भाग इसका सामने का भाग है और यही इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये वक्रित भाग इसका पिछला भाग होता है। इसमें अवतल दर्पण के जस्ट अपोजिट होता है और इसी भाग पर इस उत्तल दर्पण के इसी भाग पर पॉलिश की हुई होती है। तो इतनी चीजें आपको उत्तल दर्पण में क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आगे चलेंगे तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम समझेंगे। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें जो अक्सर एग्जाम में इन तथ्यों से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो तथ्य होते हैं इनकी डिफिनीशंस पूछ ली जाती हैं। तो इन डिफिनीशंस को आप रटने के बजाय समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो सबसे पहले आइए देखते हैं गोलीय दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका चित्र में गोलीय दर्पण प्रदर्शित है और यह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत ही आसान है रखने के बजाय। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, यह गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है और ये पॉइंट इसका मध्य बिंदु है और इसी को हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कह देते हैं। एक बार इस चित्र को फिर से इधर साइड में बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि इधर आपको अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा होगा। तो ये आपका एक गोलीय दर्पण है। ये इस दर्पण का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और ये इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक पृष्ठ का यह मध्य बिंदु है, तो इसी मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और P से प्रदर्शित करते हैं। और यह इसका अक्ष है, मुख्य अक्ष। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इस चित्र से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो अगला पॉइंट आता है गोलीय दर्पण का केंद्र। गोलीय दर्पण का केंद्र क्या होता है? ये भी बहुत आसान है, आप इन सारी डेफिनेशंस को समझेंगे ना कि रटेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उसी गोले के केंद्र को हम दर्पण का केंद्र कहते हैं। इस चित्र के द्वारा समझेंगे। ये आपका गोलीय दर्पण है। अगर हम इसको डॉट डॉट करके एक पूरा गोला बनाएं तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा और यही इस गोले का केंद्र होगा। तो यही इसका केंद्र दर्पण का केंद्र कहलाता है। जो गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का केंद्र कहलाएगा और इसे हम C से डिनोट करते हैं। जैसा कि इधर भी चित्र में प्रदर्शित है, लेकिन इधर आपको अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने इधर एक चित्र बना रखा है, तो आप इसमें समझेंगे। और इसके बाद आगे चलेंगे तो आता है गोलीय दर्पण की त्रिज्या। गोलीय दर्पण की त्रिज्या क्या होती है, आइए चित्र में देखते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र से ये आपका कोई गोलीय दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C होगा, यह ध्रुव P होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है आप इसको समझेंगे कि वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही आसान है, आप सिर्फ समझेंगे इसको। दूसरे शब्दों में गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की त्रिज्या कहते हैं और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष देखेंगे तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार फिर से समझेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा
दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। और इसे हम, क्योंकि यह एक रेखा है, तो इसे हम बेसिकली पीसी या सीपी नाम दे देते हैं। और यह एक रेखा है, ऊपर रेखा कोष्ठक का निशान लगा देते हैं। इसके बाद आते हैं अगली डेफिनेशन पर। तो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। आपको सिर्फ समझना, रखना नहीं है। ये आपका गोलीय दर्पण चित्र में प्रदर्शित है, यह इसका ध्रुव P है। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C होगा। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि किसी गोले की मुख्य अक्ष के समांतर, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोले में दर्पण, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन आप देखेंगे। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको मुख्य फोकस क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ये भी बहुत आसान है। आप इन डिफिनेशंस को सिर्फ समझेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये आपका गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव P, वक्रता केंद्र C। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर, फोकस दूरी की। तो ये होती है गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस। यहाँ पर आपका मुख्य फोकस बन रहा था, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है फोकस दूरी की, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f, और इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है। जो गोलीय दर्पण का फोकस होता है वह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है। इसीलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर याद रखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो ये चीज होती है, इनमें एक संबंध होता है दोनों में। वो होता है, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या आपकी R है और फोकस दूरी F है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ये होता है आपका F = R/2 और यहाँ से ये आपका एक फार्मूला हो गया और इससे एक और फार्मूला निकलता है R = F। तो इन दोनों फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स इन दोनों फार्मूलों पर पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को आपको
ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। जहां पर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप विथ डिस्ट्रिक्ट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और आज का सवाल तो आज का सवाल ये है कि परावर्तन के नियमों का उल्लेख संक्षेप में करें। और दूसरा सवाल, प्रकाश की पानी में चाल बताइए। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।